हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके। मेरा नाम यशकीर्ति गोयल, स्वागत करता हूं आपका हमारे इकोनॉमिक्स की क्लासेस में। जैसे कि आप सब जानते हैं, लास्ट क्लास जो आपको वीडियो में मिली होगी उसमें हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में शुरू किया था। हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी शुरू की 1948, देन 1956, देन 1969, 1973, 1977 एंड 1985। तो हमने ये अभी तक 6 इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ की हमारी। आज का हम लेक्चर कंटिन्यू करते हैं और हमारी नेक्स्ट इकोनॉमिक पॉलिसी या इंडस्ट्रियल पॉलिसी है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। ये पॉलिसी के बारे में मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको एलपीजी पॉलिसी जो करवा चुका हूँ 5 ईयर प्लान्स में, उसी के साथ रिलेटेड है। बस इसमें हम थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में एक्स्ट्रा पढ़ेंगे कि इंडस्ट्री को क्या इफेक्ट पड़ा या इंडस्ट्री में क्या क्या हमें चेंजेस देखने को मिले हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर आज का। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। ये जो पॉलिसी है ये मतलब एक इसको हम कहेंगे इसकी शुरुआत की गई या इसके बारे में पॉलिसी को शुरू कर दिया गया, एस्टेब्लिश कर दिया गया 1991 में। पर ये जो इम्प्लीमेंटेशन में आई, ये पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में आई 1992 में। जो हमारा 1992 से 1997 वाला 5 ईयर प्लान था, तो ये 1992 में इम्प्लीमेंटेशन में आई, पर इसको पॉलिसी को बना दिया गया था 1991 में। इसलिए ये पॉलिसी के साथ जब हम पढ़ते हैं तो इसको पॉलिसी को पढ़ते हुए हम इसका ईयर 1991 ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि इसको बनाने वाले कौन थे मेन, उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारा डी लाइसेंसिंग ऑफ द इंडस्ट्रीज। कल हमने 1985-86 वाली इंडस्ट्रियल पॉलिसी में मैंने आपको लास्ट पॉइंट करवाया था कि लाइसेंसिंग लेने के लिए इंडस्ट्रीज की संख्या 64 हो गई। मतलब 64 उद्योग ऐसे हैं जिनको लाइसेंस लेना जरूरी हो गया, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हैं। ठीक है, पर उससे क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि करप्शन बढ़ी। लाइसेंस जल्दी लेने के लिए लोगों ने रिश्वत देना शुरू किया कि हमें लाइसेंस ज़्यादा इजीली मिल जाए और जल्दी मिल जाए ताकि हम जल्दी अपना काम शुरू कर सकें, हमारी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक ना हो जाए। तो उससे करप्शन बढ़ गई। इन सभी पॉइंट्स को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने उस टाइम पे डी लाइसेंसिंग कर दिया कि अब इंडस्ट्रीज़ के लिए, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए लाइसेंस लेना कंपलसरी नहीं रहा। तो वो 64 वाली संख्या कम होके आ गई 18 पर। 64 वाली संख्या कम होके 18 रह गई। कब? 1991 में। मतलब जब भी 1992 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया पॉलिसी को, तो 1992 में इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो 64 थी काउंटिंग के 64 इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस लेना जरूरी है, वो कितना रह गया? 18। पर अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट में अभी सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज़ हैं, अभी सिर्फ 5 ही इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके लिए लाइसेंस लेना कंपल्सरी है। वो कौन कौन सी हैं? एरोस्पेस एंड डिफेंस रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। एरोस्पेस एंड डिफेंस रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, स्पेस में जाने के लिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल होता है, चाहे वो स्पेसशिप है, चाहे वो कोई रॉकेट है, ठीक है, या चाहे कोई एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, जो ट्रांसपोर्टेशन के रूप में इस्तेमाल किए जाएंगे वो। और डिफेंस से रिलेटेड जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, अगर उनका प्रोडक्शन का काम करना है तो उसके लिए लाइसेंस लेना कंपल्सरी है। ठीक है, देन गन पाउडर एंड इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स। गन पाउडर जो बंदूक में बारूद भरा जाता है, गन पाउडर। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स या फायरवर्क्स, पटाखे भी किस में आएंगे? लाइसेंसिंग में आएंगे। पटाखा फैक्ट्री लगानी है, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव के लिए कोई फैक्ट्री लगानी है, गन पाउडर के लिए फैक्ट्री लगानी है, तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना कंपल्सरी है। देन डेंजरस केमिकल्स। डेंजरस केमिकल्स साथ ही में आप यहाँ पे लिख सकते हैं मेडिसिन्स। केमिकल्स के साथ में आप मेडिसिन भी लिख लीजिए
कि जो भी केमिकल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसिन हैं, ड्रग्स हैं, इनका भी अगर आपको सेल परचेज करना है या प्रोडक्शन करना है, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना कंपल्सरी है। देन तंबाकू एंड सिगरेट एंड अदर नारकोटिक प्रोडक्ट्स, जितने भी नारकोटिक प्रोडक्ट्स हैं, तंबाकू है, सिगरेट है या कोई ड्रग्स हैं, उनका प्रोडक्शन के लिए, उनकी सेल परचेज के लिए आपको लाइसेंस लेना कंपल्सरी है। देन अल्कोहल, अल्कोहल का प्रोडक्शन करना है, चाहे अल्कोहल का सेलिंग करना है, उसके लिए लाइसेंस लेना कंपल्सरी है। क्लियर है? तो आज के टाइम में हमें ये सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज रह गई हैं कि इन 5 इंडस्ट्रीज में अगर किसी पर्सन ने प्रोडक्शन या ट्रेड करना है तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। बाकी किसी और इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस लेना कंपल्सरी नहीं रहा। इससे फ़ायदा क्या हुआ? हमें फ़ायदा क्या देखने को मिला कि प्राइवेट पर्सनस एनकरेज हुए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। गवर्नमेंट के पास तो इतना पैसा नहीं है कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर सके। गवर्नमेंट गवर्नमेंट बोल देती है कि हमारा खजाना खाली है, तो गवर्नमेंट के पास तो पैसा नहीं है कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करे। प्राइवेट पर्सन्स के पास पैसा है, पर प्राइवेट पर्सन डिस्करेज हो जाते थे जब उनको ये होता था कि लाइनों में खड़े होकर कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट के लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है, या रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके लाइसेंस लेना पड़ेगा काम करने के लिए। वो सोचते थे कि एक तो हम देश को आगे भी लेके जाएं, इन्वेस्टमेंट भी करें और अपना पैसा भी ब्लॉक करें और लाइसेंस लेने के लिए धक्के भी खाएं। तो ये सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए वो इन्वेस्टमेंट करने से डिस्करेज होते थे। पर जब 1991 वाली पॉलिसी में ये बोल दिया गया कि अब डी लाइसेंसिंग कर दी जाएगी और एट प्रेजेंट सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें लाइसेंस लेना जरूरी है, तो बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं, जो प्राइवेट पर्सन हैं, वो एनकरेज हुए कि हम अब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हमें ज़्यादा रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है? सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट है डी रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। डी रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, या आप इसको आसान भाषा में बोल सकते हो प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, जो ये हमारा डी लाइसेंसिंग वाला पॉइंट है, इसको आप कह सकते हो लिबरलाइजेशन। ठीक है, डी लाइसेंसिंग वाला पॉइंट लिबरलाइजेशन के, लिबरल कर दिया, आपको फ्रीडम दे दिया। सेकंड पॉइंट हमारा प्राइवेटाइजेशन, डी रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, के गवर्नमेंट ने जो रिजर्व कर रखी थी कि ये इंडस्ट्रीज में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर सकती है, ठीक है, उनको कम कर दिया गया। 1991 वाली पॉलिसी में वो कितना कर दिया गया? 8। हमने पढ़ा था 1956 वाली पॉलिसी में कितने इंडस्ट्रीज थी जिसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा लगा सकती है? 17। और किसमें कितनी इंडस्ट्रीज थी जिसमें स्टेट गवर्नमेंट पैसा लगा सकती है? 12। तो 29 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिसमें प्राइवेट पर्सन पैसा ही नहीं लगा सकता। तो उन 29 को कम करके 1991 में कितना कर दिया गया? 8। और एट प्रेजेंट कितनी रह गई है? सिर्फ 2, कि 2 ही ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें प्राइवेट पर्सन पैसा नहीं लगा सकता। कौन कौन सी? एटॉमिक एनर्जी एंड न्यूक्लियर रिसर्च। एटॉमिक एनर्जी के प्रोजेक्ट में, परमाणु ऊर्जा के प्रोजेक्ट में, न्यूक्लियर रिसर्च के प्रोजेक्ट में प्राइवेट पर्सन पैसा नहीं लगा सकता। और रेलवेज, जो इंडियन रेलवे हमारी या रेलवेज है, रेलवेज में प्राइवेट पर्सन पैसा नहीं लगा सकता है। तो ये आज के टाइम में 2 ही इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ, बाकी सारी इंडस्ट्रीज में प्राइवेटाइजेशन हो गया है। चाहे वो बैंक है, इंश्योरेंस है, कोई किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन है, वहाँ पे प्राइवेट पर्सन अपना पैसा लगा सकता है। ठीक है, थर्ड चेंज क्या आया 1991 वाली पॉलिसी के साथ? प्रमोशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट थ्रू ग्लोबलाइजेशन। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया गया ग्लोबलाइजेशन के साथ। ठीक है, तो ये L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन और G फॉर ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों मिलके इस पॉलिसी का नाम क्या बनाते हैं? LPG पॉलिसी। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन, ये मैंने आपको 5 ईयर प्लान्स वाली वीडियो में भी बताया था कि गवर्नमेंट ने अब फुली ओपन कर दी इकोनॉमी, कि कोई भी फॉरेन का पर्सन इंडिया में आके अपनी फैक्ट्री, अपनी दुकान, अपनी कंपनी खोल सकता है। मतलब अब इन्वेस्टमेंट को मंजूरी कितनी मिल गई? 51%।
इसके पीछे वाली वीडियो में आपको देखने को मिला होगा कि गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मंजूरी तो दी थी, पर सिर्फ 49%। 1991 वाली पॉलिसी में वो कितनी मंजूरी मिल गई? 51% मंजूरी मिल गई। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के साथ। तो इसमें वही दो पॉइंट आते हैं, एफडीआई और एफआईआई वाला, वो आप इसका मीनिंग अच्छे से जानते ही हैं। एफडीआई जब कोई कंपनी ही, फॉरेन की कंपनी ही अपनी ब्रांच उठा के इंडिया में ले आएगी, और एफआईआई फॉरेन का कोई पर्सन इंडिया में आके फॉरेन की इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट चेंज क्या आया? लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को चेंज किया गया। अब ये इंडस्ट्री से रिलेटेड पॉइंट है, इसीलिए हमने इसको इंडस्ट्रियल पॉलिसी का नाम दे दिया है। इंडस्ट्रीज की लोकेशन में चेंज आया। क्या चेंज आया इंडस्ट्रीज की लोकेशन में? इंडस्ट्रीज की लोकेशन में चेंज आया, ये मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, कि अगर तो कोई लोकेशन जहाँ पे 1 मिलियन पॉपुलेशन है, कोई ऐसी जगह जहां पे 1 मिलियन पॉपुलेशन है, 10 लाख लोग रहते हैं किसी लोकेशन में, तो वहां से 25 किलोमीटर दूर, 25 किलोमीटर अवे लगेगी कोई इंडस्ट्री। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या रूल पास किया कि अगर कोई लोकेशन जहाँ पे कम से कम 10 लाख लोग रहते हैं, तो उस लोकेशन के रेडियस से 25 किलोमीटर के रेडियस में कोई इंडस्ट्री नहीं लगेगी, 25 किलोमीटर के बाहर के रेडियस में इंडस्ट्री लगेगी अगर उस लोकेशन पे 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, और कोई इंडस्ट्री जिसमें 10 लाख से कम लोग रहते हैं, ऐसी लोकेशन जहाँ 10 लाख से कम लोग रहते हैं, तो वहाँ पे 8 किलोमीटर के रेडियस से दूर इंडस्ट्री लगेगी। अगर ऐसी कोई लोकेशन जहाँ पे 10 लाख से कम लोग रहते हैं, तो उस लोकेशन के सेंटर पॉइंट किसको माना जाएगा? वहाँ की तहसील को या वहाँ की कोर्ट को। ठीक है, मान लीजिए हमारी सिटी अबोहर है, तो अबोहर की जो तहसील है उसको सेंटर पॉइंट माना जाएगा। उस सेंटर पॉइंट के 8 किलोमीटर रेडियस का एरिया, 8 किलोमीटर रेडियस के एरिया में वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं सेटअप कर सकते। ये थोड़ा चेंज लाया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ? फेरा रिप्लेस्ड बाय फेमा। पॉलिसी में ये घोषित कर दिया गया कि फेरा को बदला जाएगा, तो फेरा को बदला गया फेमा में। कब? 2001 में। ठीक है, 2001 में फेरा क्या था? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इसको रिप्लेस कर दिया गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के साथ। फेरा कब बना था? हमने किया था 1973 में। फेरा कब बना था? 1973 में। तो इसको चेंज कर दिया गया फेमा में। 2001 में फेमा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। कल मैंने आपको बताया था कि आरबीआई सिर्फ रेगुलेट करेगा, संभालेगा कौन? सारा कामकाज कौन संभालेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ही। आरबीआई सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा कि फॉरेन एक्सचेंज के साथ कैसे डील करना है। अब फॉरेन एक्सचेंज की मैनेजमेंट का काम भी, उसकी सारी व्यवस्था का काम भी किसको संभलवा दिया गया? आरबीआई को ही संभलवा दिया गया। तो 2001 में जब फेमा बना, तब से लेके अभी तक करंट में आरबीआई ही सारा हम कह सकते हैं करता धरता है फॉरेन एक्सचेंज का इंडिया में। ठीक, देन नेक्स्ट पॉइंट, कंपल्शन टू कन्वर्ट लोन्स इनटू शेयर्स अबॉलिश्ड। 1991 से पहले क्या सिस्टम चलता था कि अगर किसी प्राइवेट कंपनी ने अगर गवर्नमेंट बैंक से लोन लिया है और वो लोन देने में असफल हो जाती है, अनसक्सेसफुल होती है लोन को रिपे करने में, तो उसके लोन को कन्वर्ट कर दिया जाएगा शेयर्स में। जैसे मान लीजिए प्राइवेट कंपनी है रिलायंस ने गवर्नमेंट बैंक एसबीआई से लोन लिया और रिलायंस के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने लोन को रीपे कर पाए, तो एसबीआई क्या करेगा? अपने लोन को शेयर्स में कन्वर्ट कर लेगा। अब एसबीआई का रिलायंस में हिस्सा बन जाएगा, शेयर्स हो जाएंगे।
तो ये ज़रूरी था उस टाइम पे, पर 1991 वाली पॉलिसी के बाद ये चीज़ को बंद कर दिया गया कि कोई भी बैंक किसी भी कंपनी को ये धक्के से नहीं बोल सकता कि अगर आप हमारा लोन नहीं रीपे कर रहे हैं तो उस लोन को हम आपके शेयर्स मान लेंगे कि हमारी कंपनी में आपके इतने शेयर्स हैं। उस पॉइंट को अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। और लास्ट प्रोविज़न क्या था, MRTP रिप्लेस्ड बाय कंपटीशन एक्ट 2002। MRTP एक्ट जो हमने कल किया था, कब बना था MRTP एक्ट? MRTP एक्ट बना था 1969 में। MRTP एक्ट कब बना था? 1969 में। तो MRTP को रिप्लेस करने का ऑर्डर आ गया 1991 में कि MRTP को रिप्लेस किया जाएगा। तो रिप्लेस कब हुआ? 2002 में, 2002 में रिप्लेस हुआ। किस एक्ट के साथ? कंपटीशन एक्ट के साथ, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? MRTP में कुछ डिफेक्ट्स थे, कंपनी वाले शोर मचाने लग गए कि अब 100 करोड़ जिसकी इन्वेस्टमेंट है या 100 करोड़ जिसका प्रॉफिट है वो ही कंपनियां जाएंगी MRTP में। इसका मतलब जो उसके छोटे व्यापारी हैं या उस जो कंपनियों में 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट नहीं है या कंपनियां जो 100 करोड़ प्रॉफिट नहीं कमा रही हैं, इसका मतलब गवर्नमेंट उनकी रेख देख नहीं करेगी, क्योंकि वो तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवा सकते MRTP में। तो बहुत सारे डिफेक्ट्स थे जिसके कारण MRTP को रिप्लेस करके कंपटीशन एक्ट में चेंज कर दिया गया 2002 में, ठीक है। अगर आपको ये जानना है कि MRTP क्या था, कंपटीशन एक्ट क्या है, तो आप जान सकते हैं या मेरे को पूछ लेना आप कभी बाद में। वैसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसके बारे में इतना डिटेल में नहीं आएगा कि MRTP क्या है, कंपटीशन एक्ट क्या है। बस ये आपसे पूछा जा सकता है कि MRTP को आज हम किस नाम से जानते हैं, तो आज हम MRTP को कंपटीशन एक्ट 2002 के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या LPG पॉलिसी 1991, जिसमें क्या हुआ, लिबरलाइजेशन के लाइसेंस लेने ज़रूरी थे जिन इंडस्ट्रीज़ के लिए, उन इंडस्ट्रीज़ की काउंटिंग कम करके 18 कर दी 1991 में। और अभी कितनी है? 5 में कौन कौन से हैं? एरोस्पेस एंड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, गन पाउडर एंड इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स एंड फायरवर्क्स, डेंजरस केमिकल्स एंड मेडिसिन्स, तंबाकू एंड सिगरेट एंड नारकोटिक प्रोडक्ट्स और अल्कोहल। फिर किया गया प्राइवेटाइजेशन के प्राइवेट लोग अब और ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में पैसा लगा सकते हैं। तो जिन इंडस्ट्रीज़ में गवर्नमेंट का रिजर्वेशन था वो 29 से कम करके कितनी कर दी? 8 1991 में। और अभी कितनी है? अभी 2 ही है, एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज़ में प्राइवेट पर्सन पैसा नहीं लगा सकता। ग्लोबलाइजेशन कर दिया गया कि ग्लोबलाइजेशन के साथ में फॉरेन की कोई भी कंपनी इंडिया में आके सेटअप लगा सकती है, इंडिया की कोई भी कंपनी फॉरेन में जाके अपना सेटअप लगा सकती है। फॉरेन का कोई भी पर्सन फ्रीली इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है, इंडिया का कोई भी पर्सन फ्रीली फॉरेन की किसी कंपनी में, फॉरेन की किसी भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट और शायद ये ज़रूरी हो या जनरल नॉलेज के लिए, कभी कभी किसी क्वेश्चन में, वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है, PPSC में आज तक पूछा नहीं गया है, पर मैं फिर भी आपको चलो बता देता हूँ कि 1991 में जब ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई, ग्लोबलाइजेशन के साथ में कौन सी पहली कंपनी थी जो इंडिया में आई? फॉरेन की कौन सी पहली कंपनी थी जो इंडिया में आई? तो कोका कोला कहाँ की कंपनी है? USA की कंपनी है। तो कोका कोला पहली कंपनी थी USA की जो ग्लोबलाइजेशन स्कीम के बाद इंडिया में जिसने अपना सेटअप लगाया, ठीक है। और इंडिया की कौन सी पहली कंपनी थी जो बाहर गई? इंडिया की पहली कंपनी कौन सी थी जो ग्लोबलाइजेशन के बाद जिसने फॉरेन में अपना सेटअप लगाया? तो वो था, एक बैंक था, कौन सा? बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने अपनी पहली ब्रांच कहाँ बनाई फॉरेन में? लंदन में बनाई, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया कब बनाई? 1995 में बताई, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया ने लंदन में अपनी ब्रांच कब बनाई? 1995 में। कोका कोला इंडिया में कब आया? 1993 में, ठीक है। 1992 में ये हमारी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया और अगले ही साल 1993 में कोका कोला इंडिया में आ गया और बैंक ऑफ इंडिया 1995 में लंदन में अपनी ब्रांच बनाई ग्लोबलाइजेशन के साथ। देन
इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन चेंज की गई, 10 लाख से कम की पॉपुलेशन है तो 8 किलोमीटर दूर जाके इंडस्ट्री लगेगी, 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है तो 25 किलोमीटर दूर जाके इंडस्ट्री लगेगी एनवायरनमेंट सेफ्टी के लिए। ठीक है, फेरा को चेंज किया गया फेमा में 2000 में। ठीक है, लोन्स को शेयर्स में कन्वर्ट करना बंद किया गया। एमआरटीपी को रिप्लेस किया गया कंपटीशन एक्ट 2002 में। क्लियर? मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ये हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या एलपीजी पॉलिसी अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, इसके बाद हमारी एक और पॉलिसी, इंपॉर्टेंट पॉलिसी रह गई है न्यू मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, उसके बारे में हम अभी करते हैं। कंटिन्यू करते हैं हमारा लेक्चर। अभी हमने किया न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 और इंडस्ट्रियल पॉलिसी के टॉपिक में हमारा लास्ट टॉपिक है न्यू नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011। अब इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड इन्होंने पॉलिसी बनाई कि मैन्युफैक्चरिंग जो उत्पादन है हमारा, उत्पादन को हम कैसे बढ़ाएं या किस तरीके से टारगेट अचीव करने हैं। तो क्या टारगेट बनाए इन्होंने? इंक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ टू 12 to 14% ओवर द मीडियम टर्म। ओवर द मीडियम टर्म, मीडियम टर्म क्या है? 1 से लेकर 3 साल। तो जब 2011 में ये पॉलिसी बनाई, उन्होंने कहा आने वाले 1 से 3 साल के अंदर अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को 12 से 14% तक ग्रोथ करवाना है, ये एक टारगेट। देन इंक्रीज द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जीडीपी टू 25% बाय 2022। आने वाले 10 साल बाद 2011 से लेकर 2021 तक, तो जब 2022 में हम जीडीपी चेक करेंगे तो आने वाले 2022 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर जीडीपी में कितना हो जाए? 25% तक हो जाए। पर अगर अब मैं 2020 की बात करूं, अभी भी ये 17 से 18% के लगभग चल रहा है। 16.5, 17, 18, 18.5 के लगभग ये चल रहा है। ठीक है, तो पर जब इन्होंने पॉलिसी बनाई थी तब उस टाइम पे इन्होंने क्या कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में शेयर कितना बढ़ाना है 2022 तक? 25%। ठीक है, इसके बाद क्रिएट 100 मिलियन एडिशनल जॉब्स बाय 2022। 2022 तक देश में 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ नए जॉब्स क्रिएट की जाएंगी मान लेते हैं। इंक्रीज द डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन। इंक्रीज द डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन, हमने वैल्यू एडिशन फार्मूला किया था जीडीपी निकालने का कि हर मैन्युफैक्चरर कितनी वैल्यू एडिशन कर रहा है रॉ मटेरियल में, तो वैल्यू एडिशन को बढ़ाना है आने वाले टाइम में। ठीक है, वैल्यू एडिशन को इंक्रीज करना है। ठीक है, वैल्यू एडिशन फार्मूला किया था ना हमने जीडीपी को निकालने का, प्रोडक्ट मेथड जो था कि कौन सा मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल में अपना कितना योगदान दे रहा है, तो वो जो वैल्यू एडिशन होगी वो हमने डोमेस्टिक लेवल पे इंक्रीज करनी है। देन एनहांस द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चर। एनहांस द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चर, क्या किया जाए? जो ग्लोबल लेवल पे हमने अगर कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना है, ग्लोबल कंपटीशन को फेस करना है, तो जो इंडिया से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनकी क्वालिटी को बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा किफ़ायती बनाना होगा। ठीक है, तो ये न्यू मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी या नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 में कुछ टारगेट बनाए गए। क्लियर है? अभी कुछ मैं पॉइंट आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये नेशनल जो मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है ये गलत बनाई गई या इसके टारगेट अचीव नहीं किए जा सकते थे। ठीक है, इसको बनाया था प्लानिंग कमीशन ने और जो हमारी नेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है उन्होंने ये बनाई थी पॉलिसी। ठीक है, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आज भी अगर प्लानिंग कमीशन होता हमारे पास तो ये सारे टारगेट हम अच्छे से अचीव कर सकते थे, क्योंकि जो प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन उत्तरदायी था संविधान हमारे लोकसभा को। ठीक है, प्लानिंग कमीशन जो था वो आंसरेबल था लोकसभा को।
अभी हम नीति आयोग को फेस कर रहे हैं। नीति आयोग एक ऐसा संस्था है जो आंसरेबल नहीं है किसी को, एक पार्टी की संस्था है, वो बीजेपी पार्टी की संस्था है नीति आयोग, वो आंसरेबल ही नहीं है, ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल है ना वो स्टैट्यूटरी है, वो किसी को आंसरेबल ही नहीं है। तो वो क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, वो आंसरेबल ही नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये टारगेट अचीव हो या ना हो, हम किससे क्वेश्चन पूछें? ठीक है, ध्यान भटकाया जाता है हमारा किसी ना किसी चीज़ को लेके, जानबूझ के कोई मुद्दा ला दिया जाता है वोट बैंक क्रिएट करने के लिए कि लोग जो ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि हमारी जॉब्स कहाँ है, हमारा पैसा कहाँ है, हमारा टैक्स कहाँ है, या हमारी ग्रोथ कहाँ है, हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ रहा है, ऐसे जो क्वेश्चंस हैं उनसे हमारा ध्यान भटका दिया जाता है। कोई सोशल मुद्दा, कोई धार्मिक मुद्दा, कोई लड़ाई का मुद्दा उठा दिया जाता है कि ये मुद्दे के साथ आप खेलो। ठीक है, सरकार आपको कोई खिलौना दे देती है कि ये लीजिए आप खेलिए, और हम खेलने लग जाते हैं कि चलो ठीक है कि ये मुद्दे को उठाया जाए। हम मेन जो बेसिक क्वेश्चन है हम वो भूल जाते हैं, राइट। पर चलो, आप हमसे बड़े हैं, सभी जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं शायद मेरे से ज़्यादा होशियार हैं, मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो आप भी नॉलेजेबल हैं, नॉलेजफुल हैं, तो इन चीज़ों को समझिए और अपने अगल बगल के लोगों में भी ये थोड़ा नॉलेज क्रिएट कीजिए कि गवर्नमेंट से हमें क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए और हम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, इसी के साथ लेक्चर ओवर करते हैं हमारा आज का। ये हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये सारा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज करके या मुझे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मैं अलविदा लेता हूँ आपसे। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए और अपने साथ आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन और ग्रीन रखिए। गुड बाय, टेक केयर।